नमस्कार, ये ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा है। इंग्लैंड, पश्चिम यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका, मॉरिशस, पश्चिम एशियाई देशों और खाड़ी देशों के लिए लक्षित हिंदी सेवा के इस सोशल मीडिया कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पेश है ESD न्यूज मैगजीन। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप वीरेंद्र कौशिक से समाचार सुनिए। मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनावों में 74 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। प्रधानमंत्री कल विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 95.69% हुई। ब्रिटेन में रिकॉर्ड संख्या में कोविड के नए रोगी सामने आए और इजराइल में बजट तय समय सीमा में पारित नहीं होने पर अगले वर्ष चुनाव होंगे। समाचार विस्तार से। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद की 280 सीटों में से अभी तक 276 परिणाम घोषित किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अधिक 74 सीटें जीती हैं, जबकि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 67 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर है। 49 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार कामयाब रहे हैं, जबकि महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को 27 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को अभी तक 26 सीटों पर सफलता मिली है, जबकि J&K अपनी पार्टी ने 12 सीटें जीती हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 5 और J&K पीपुल्स कॉन्फ्रेंस को 8 सीटें मिली हैं। JKPM को 3 सीटों पर सफलता मिली है, जबकि J&K नेशनल पैंथर्स पार्टी और PDF को 2-2 सीटों पर कामयाबी मिली है, जबकि बहुजन समाज पार्टी 1 सीट पर जीती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के शताब्दी समारोह को कल सवेरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। विश्व भारती की स्थापना 1921 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। मई 1951 में संसद के अधिनियम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। गुरुदेव ने महान उद्देश्य से इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उन्होंने कहा था कि विश्व भारती उस भारत का प्रतिनिधित्व करता है जहां ज्ञान की पूंजी हर एक के कल्याण के लिए है। विश्व भारती विश्वविद्यालय दुनिया भर में भारत की महान संस्कृति साझा करता है और दुनिया में सर्वोत्तम मूल्य ग्रहण करने को तैयार रहता है। यह विश्वविद्यालय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की बताई गई शिक्षा पद्धति का पालन करता है और समय के साथ साथ ये अन्य विश्वविद्यालयों की तरह आधुनिक विश्वविद्यालय बन गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नए कृषि कानून किसानों के लिए बहुत फायदेमंद हैं, लेकिन जो लोग देश और किसानों का विकास नहीं चाहते हैं वे इनका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री लखनऊ में किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषि मंडियां काम करती रहेंगी, MSP भी जारी रहेगा और कृषि कानूनों से किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने आजादी के बाद किसानों के लिए सबसे अधिक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून किसानों को किसी भी स्थान पर किसी भी मंडी में अपना उत्पाद बेचने में सक्षम बनाते हैं। श्री योगी ने कहा कि राज्य में कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के उत्थान के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार महान किसान नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह का अनुसरण कर रही है। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे तूफानी दौरे पर आज लेह पहुंचे। आधे दिन की इस यात्रा में जनरल नरवणे ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कई अग्रिम चौकियों का दौरा किया। वे रेचेन ला गए, जहां उन्होंने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति का मौके पर जायजा लिया। फायर एंड फ्यूरी कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन और अन्य स्थानीय कमांडरों ने भारतीय सेना की संचालनात्मक तैयारियों से जनरल नरवणे को अवगत कराया। थल सेना अध्यक्ष ने तारा शिविर का भी दौरा किया और चुशूल सेक्टर के अग्रिम इलाकों में तैनात सैनिकों से बातचीत की। उन्होंने वहां तैनात सभी सैनिकों को पूरे उत्साह से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। थल सेना अध्यक्ष ने सैनिकों के हौसले और तैयारियों की प्रशंसा की और क्रिसमस के अवसर पर उन्हें मिठाइयां और केक भी बांटे। इससे पहले लेह पहुंचने पर फायर एंड फ्यूरी कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन और अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने जनरल नरवणे का स्वागत किया। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश शहरी स्थानीय निकायों में सुधार के क्षेत्र में अग्रणी हैं।
दोनों राज्यों ने केंद्रीय व्यय विभाग के निर्देशों के अनुसार इन निकायों के कामकाज में सुधार किया है। राज्यों को इन क्षेत्रों में सुधार के लिए प्रेरित करने के लिए वित्त मंत्रालय ने अतिरिक्त ऋण लेने संबंधी अनुमति का प्रावधान किया है। कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए संसाधन की आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने 17 मई को राज्यों की उधारी सीमा को उनके सकल घरेलू उत्पाद का 2% बढ़ा दिया था। इस प्रावधान का आधा हिस्सा राज्यों द्वारा नागरिक केंद्रित सुधारों से जुड़ा है। इन सुधारों के लिए 4 क्षेत्रों की पहचान की गई है। ये हैं एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली का कार्यान्वयन, व्यापार को सरल बनाने के उपाय, शहरी स्थानीय निकाय और विद्युत क्षेत्र में सुधार। शहरी स्थानीय निकाय सुधारों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन के बाद आंध्र प्रदेश को 25 अरब 25 करोड़ और मध्य प्रदेश को 23 अरब 73 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय संसाधन खुले बाजार से जुटाने की अनुमति दी गई है। शहरी स्थानीय निकायों में सुधार का उद्देश्य इन्हें वित्तीय रूप से मजबूत करना है ताकि ये बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बन सकें। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर और बेहतर होकर 95.69% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 26,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 96,63,000 से अधिक हो गई है। देश में कुल सक्रिय मामले 2.86% हैं। वर्तमान में देश में संक्रमण के करीब 2,89,000 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 23,950 नए रोगी सामने आए, जिसे मिलाकर देश में अब तक कुल संक्रमित मामलों की संख्या 1,99,000 से अधिक हो गई है। मंत्रालय के अनुसार टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की नीति को प्रभावकारी तरीके से लागू करने के कारण देश में बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ हुए हैं और मरने वालों की संख्या में कमी आई है। वर्तमान में देश में मृत्यु दर 1.45% है, जो शेष दुनिया की तुलना में काफी कम है। पिछले 24 घंटे में देश में 333 लोगों की मौत के साथ अब तक मरने वालों की संख्या 1,46,444 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 10,98,000 से अधिक जांच की गई। अब तक कुल मिलाकर 16 करोड़ 42 लाख कोविड जांच की जा चुकी हैं। ब्रिटेन में कल कोविड-19 संक्रमण के रिकॉर्ड संख्या में नए मरीज सामने आए। ब्रिटेन वायरस के एक नए प्रकार के संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने से जूझ रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन में कल संक्रमण के 36,804 नए मामले सामने आए और 691 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और उनके वैज्ञानिक सलाहकारों ने शनिवार को बताया कि कोरोना वायरस का नया प्रकार ब्रिटेन में तेजी से फैल रहा है और इसके संक्रमण की दर 70% अधिक है, परंतु इसे अधिक घातक और अधिक गंभीर बीमारी फैलाने वाला नहीं समझा जा रहा है। इसके मद्देनजर लंदन, दक्षिणी पूर्वी इंग्लैंड और वेल्स में भीड़ भाड़ कम करने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और देश भर में लगे हुए प्रतिबंधों में क्रिसमस के अवसर पर ढील देने की योजनाओं को बड़े स्तर पर रद्द कर दिया गया है। गृह मंत्री प्रीति पटेल ने कहा कि क्रिसमस के दौरान लोगों को एहतियात बरतने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सभी मंत्री प्रतिबंधात्मक उपायों को लागू करने में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इस बीच बायोएनटेक और मॉडर्ना सहित दवा निर्माता कंपनियां ब्रिटेन में तेजी से फैल रहे वायरस के इस नए प्रकार के खिलाफ अपनी अपनी कोविड-19 वैक्सीन की जांच कर रही हैं। फाइजर के साथ साझेदारी में 1 वर्ष से भी कम समय में वैक्सीन की मंजूरी लेने वाली जर्मनी की बायोएनटेक कंपनी के मुख्य कार्यकारी उगर सहीन ने कल कहा कि इस वायरस के 9 प्रकार हैं और सामने आया नया प्रकार बच्चों के लिए अधिक खतरनाक समझा जा रहा है। हालांकि उनका कहना है कि बायोएनटेक की mRNA वैक्सीन से मिलने वाली सुरक्षा इस वायरस के नए प्रकार से लड़ने के लिए कारगर है और अगले 14 दिनों में अध्ययन और आंकड़ों का संग्रह करने के आधार पर पुख्ता जवाब दिया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि वायरस के इस नए प्रकार से निपटने के लिए रणनीति पर चर्चा करने के लिए वो अपने सदस्यों के साथ एक बैठक आयोजित करेगा। इस्राएल की संसद नेसेट को देश के बजट संबंधी विवाद के बाद कल भंग कर दिया गया। सरकार में शामिल 2 मुख्य दल बजट पर तय सीमा में आपसी सहमति बनाने में विफल रहे। इजरायल में अब 2 वर्ष के भीतर मार्च में चौथा आम चुनाव होगा। वर्ष 2020 के बजट को तय समय सीमा में पारित न कर पाने के बाद संविधान के प्रावधानों के अनुसार संसद को भंग कर दिया गया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और
उनके पूर्व राजनीतिक प्रतिद्वंदी रक्षा मंत्री बेनी गैंटेज ने अप्रैल 2019 के बाद से हुए 3 चुनावों के बाद राष्ट्रीय एकता सरकार की स्थापना की थी। इन चुनावों में किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। तब से दोनों नेता बारी बारी से प्रधानमंत्री का पद संभाल रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। आइए सुनते हैं समाचार पत्रों से। आलेख हिंदी एकांश विदेश प्रसारण प्रभाग का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। आज के अधिकतर समाचार पत्रों ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर संपादकीय टिप्पणियां की हैं, जबकि कुछ समाचार पत्रों ने अन्य विषयों को भी अपने संपादकीय में स्थान दिया है। वहीं समाचार पत्रों की सुर्खियां भी ध्यान आकर्षित करती हैं। राजनीति इंतजार कर सकती है, देश का विकास नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान अमर उजाला की प्रमुख सुर्खी है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में पीएम ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का दिया लक्ष्य। जम्मू कश्मीर में पहली बार संपन्न हुए जिला विकास परिषद चुनाव के नतीजे आज के अखबारों के पहले पन्ने पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, कश्मीर घाटी में पहली बार खिला कमल। जनसत्ता ने शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का ये बयान सचित्र प्रकाशित किया है। फरवरी तक सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं नहीं होंगी। राजस्थान पत्रिका के अनुसार निशंक बोले, रद्द नहीं होंगी परीक्षाएं, तारीखों का इंतजार। हिंदी दैनिक कोरोना की तीसरी लहर का कहर शीर्षक से प्रकाशित अपने संपादकीय में लिखता है कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए नए वर्ष के पहले माह जनवरी में वैक्सीन आने की खबर से सभी को बहुत राहत मिली थी। उम्मीद थी कि इसके बाद धीरे धीरे स्थितियां सामान्य होती जाएंगी। पूरा देश नव वर्ष 2020 के स्वागत की तैयारियां कर रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रकृति अभी भी नाराज है। ब्रिटेन में कोरोना के नए रूप का पता चलने से वातावरण में ही हताशा छा गई है। भारत समेत कई देशों ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानें रोक दी हैं। जो उड़ानें कल तक आई भी हैं, उनके यात्रियों की हवाई अड्डों पर ही जांच की जा रही है। महाराष्ट्र में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। वर्ष 2019 के अंतिम दिनों में कोरोना वायरस की जानकारी मिली थी, तब किसी ने इसको गंभीरता से नहीं लिया था। 30 जनवरी 2020 को केरल में पहला मामला सामने आया था। चीन के वुहान से लौटे छात्र की तबीयत बिगड़ने के बाद पता चला था कि कोरोना से मरने वालों के शव ले जाने वाली एम्बुलेंसों के सायरन उसे खौफ पैदा करने लगे थे। 24 मार्च को लॉकडाउन के बाद सब कुछ ठहर गया था। व्यस्ततम रहने वाली सड़कें सुनसान हो गई थी। महानगरों में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और हमेशा जगमगाने वाले बाजार भूतहा नजर आने लगे थे। अपनों के अंतिम संस्कार में भी लोग जा नहीं सके। पिता के अंतिम संस्कार के दौरान बेटा दूर खड़ा दिखाई देता था। ब्रिटेन में कोरोना के नए वेरिएंट से वर्ष के अंतिम दिनों में एक बार फिर हालात वही लग रहे हैं जो महामारी की शुरुआत के दिनों में थे। ये भी आशंका बढ़ रही है कि क्या दुनिया एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है। पहले कोविड-19 वायरस के लक्षणों की चर्चा होती थी, लेकिन अब कोविड-20 की चर्चा होने लगी है। वैज्ञानिकों ने वायरस के नए स्ट्रेन को VUI 2020.1201 नाम दिया है। हिंदी के समाचार पत्र जनसत्ता विवाद और विलंब शीर्षक से प्रकाशित अपने संपादकीय में लिखता है कि अक्सर ये देखा जाता है कि किसी सरकारी महकमे की ओर से एक योजना पर काम शुरू करने की घोषणा तो हो जाती है, लेकिन उसे अमल में लाने के क्रम में जमीनी स्तर पर कोई विवाद खड़ा हो जाता है। इसके बाद अगर वो मामला कानूनी प्रक्रिया के दायरे में चला जाता है, तब उसके निपटारे में सालों साल लग जाते हैं।
ये किसी से छिपा नहीं है कि देश की अदालतें पहले ही मुकद्दमों के बोझ से दबी हैं और बहुत सारे मुकद्दमे सिर्फ इस वजह से कई साल तक खींचते रहते हैं। ऐसे में किसी परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान अगर किसी विवाद की वजह से काम रुकता है और मामला अदालत में पहुंचता है तो उस पर अमल में आने वाली बाधाओं के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने अब बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के रास्ते में खड़ी होने वाली बाधा दूर करने की पहल की है। विधि मंत्रालय ने राज्य को ये सुझाव दिया है कि वे ऐसी परियोजना से जुड़े विवादों के जल्द निपटारे के लिए विशेष अदालतें गठित करें। इस संदर्भ में इलाहाबाद, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के उदाहरणों के मद्देनजर विधि मंत्रालय ने अन्य उच्च न्यायालयों को सुझाव दिए हैं कि वे आधारभूत संरचना परियोजना के मुकदमे की पहले से सुनवाई कर रही विशेष अदालतों के लिए किसी एक दिन को विशेष दिवस के रूप में तय करें। हिंदी दैनिक जागरण भरोसे की जीत शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखता है कि जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव नतीजों का यदि कोई सबसे उल्लेखनीय पक्ष है तो यही कि उनके जरिए इस केंद्र शासित प्रांत के लोगों की लोकतंत्र के प्रति आस्था प्रदर्शित हुई। इसकी एक झलक इन चुनावों के दौरान दर्ज किए गए मतदान प्रतिशत से भी मिली थी। उस कश्मीर घाटी में भी ठीक ठाक मतदान हुआ था, जहां के बारे में ये माहौल बनाया जा रहा था कि अनुच्छेद 370 और 35A खत्म किए जाने के कारण लोग इन चुनावों से दूर रहना पसंद कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जम्मू की तरह कश्मीर की जनता ने भी इन चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर यही साबित किया कि उनका भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पूरा भरोसा है। शायद लोगों के इसी रुख को भांपकर गुपकार गठबंधन वाले दलों और खासकर इस गठजोड़ की अगुवाई कर रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने इन चुनावों में भाग लेने का फैसला किया, जबकि पहले से भड़काऊ बयानबाजी करने के साथ उनके बहिष्कार की बात कर रहे थे। अभी आप समाचार पत्रों से सुन रहे थे आलेख हिंदी एकांश विदेश प्रसारण प्रभाग का था। वाचक थे मनोज कुमार चौधरी। सामयिक वार्ता। विषय भारत की एक्ट ईस्ट नीति का वियतनाम अहम स्तंभ। आलेख सामरिक विश्लेषक डॉक्टर रूपा नारायण दास का, वाचन स्वर नीलम मलकानिया का। 23 दिसंबर 2020 के लिए। भारत और वियतनाम के संबंधों को और बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके वियतनाम के समकक्ष गुयेन जुआन फुक ने एक वर्चुअल सम्मेलन में भाग लिया। भारत और वियतनाम की अपने मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के बारे में, दक्षिण चीन सागर में हिंद प्रशांत क्षेत्र की गतिविधियों और भारत चीन सीमा पर नियंत्रण रेखा के बारे में निजी अनिवार्यताएं हैं और द्विपक्षीय संबंधों के अपने अलग सामरिक आयाम हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वियतनाम को भारत की पूर्व की ओर देखो या एक्ट ईस्ट नीति का एक अहम स्तंभ और नई दिल्ली के हिंद प्रशांत दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण साथी कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत वियतनाम के साथ अपने संबंधों को दीर्घकालीन और सामरिक महत्व की दृष्टि से देखता है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और संपन्नता हमारे साझे लक्ष्य हैं और हमारा योगदान इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण चीन सागर में चीन के आक्रामक रवैये के संदर्भ में ये बात कही, जहां वियतनाम का हित दांव पर है। प्रधानमंत्री मोदी की भावनाओं का सम्मान करते हुए वियतनाम के प्रधानमंत्री श्री फुक ने कहा कि सन 2016 में द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक सामरिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने से एक दूसरे के हितों, मुद्दों और सामरिक दृष्टिकोण को समझने में मदद मिली है। दोनों देशों के बीच कई सहमति पत्रों, समझौतों और दस्तावेजों की घोषणा की गई, जो द्विपक्षीय संबंधों का आधार हैं। इनमें आपसी संबंधों के लगभग सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया। शांति, संपन्नता और जन सहयोग के उद्देश्य से
दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा स्वीकृत भारत वियतनाम संयुक्त दृष्टिकोण समझौता एक अहम दस्तावेज है। इस दस्तावेज का उद्देश्य दोनों देशों की व्यापक सामरिक साझेदारी का भावी विकास करने के लिए दिशा निर्देश उपलब्ध करवाना है। सन 2021 से 2023 के समय की कार्य योजना के अंतर्गत व्यापक सामरिक साझेदारी के सभी पहलू लागू करने पर ध्यान दिया जाएगा। बैठक के दौरान तीव्र गति निगरानी नौका निर्माण परियोजना से जुड़ी एक जरूरी घोषणा की गई। ये परियोजना भारत द्वारा वियतनाम को प्रदान 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर रक्षा ऋण के अंतर्गत वियतनाम की सीमा सुरक्षा कमांड से जुड़ी है। एक तीव्र गति निगरानी नौका वियतनाम को सौंप दी गई है। 2 ऐसी नौकाएं भारत द्वारा निर्मित होनी हैं और 7 वियतनाम द्वारा बनाई जाएंगी। नई दिल्ली ने वियतनाम के nha Trang राष्ट्रीय दूरसंचार विश्वविद्यालय में सेना सॉफ्टवेयर पार्क के लिए 50 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है। ये समझौता सेना सॉफ्टवेयर पार्क में सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना स्थापित किए जाने में मदद करेगा, जिससे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से जुड़ी सेवाएं और प्रशिक्षण दिए जाएंगे। सम्मेलन के दौरान कुछ अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गईं, जिनमें धरोहर संरक्षण के लिए 3 नई विकासात्मक साझेदारी परियोजनाएं तथा भारत और वियतनाम के सांस्कृतिक संबंधों और सभ्यता पर आधारित विश्व कोश तैयार करने के लिए द्विपक्षीय परियोजना तैयार करना शामिल है। परमाणु सुरक्षा और विकिरण से बचाव क्षेत्र में दोनों देशों की नियामक इकाइयों के बीच परस्पर सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के आणविक ऊर्जा नियामक मंडल और वियतनाम की विकिरण और परमाणु सुरक्षा एजेंसी के बीच भी एक महत्वपूर्ण सहमति समझौता किया गया। विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान और वियतनाम पेट्रोलियम संस्थान के बीच हुए समझौते का उद्देश्य पेट्रोलियम अनुसंधान और प्रशिक्षण क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत के टाटा मेमोरियल केंद्र और वियतनाम राष्ट्रीय कैंसर अस्पताल के बीच हुए समझौते का उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं, प्रशिक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र तथा कैंसर रोगियों की जांच तथा उपचार में सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत के राष्ट्रीय सौर महासंघ और वियतनाम के स्वच्छ ऊर्जा संगठन के बीच हुए सहमति समझौते का उद्देश्य जानकारी, सूचनाओं के बेहतर उपयोग और भारत तथा वियतनाम में सौर ऊर्जा को बढ़ाने की नई कारोबारी संभावनाओं की तलाश करना है। समझौतों और सहमति पत्रों पर ध्यान देने से पता चलता है कि सरकार और कारोबार जगत दोनों ही लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए भारत के विकासात्मक रवैये और दर्शन के आधार पर कार्य कर रहे हैं। ये परियोजनाएं और मदद वियतनाम के लोगों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं। हालिया समय में कुछ प्रदाता देशों की मदद करने के पीछे छिपी गुप्त योजनाओं या मंशाओं को लेकर असंतोष बना रहा है, क्योंकि ये मदद की आड़ में सहायता प्राप्त करने वाले देशों को ऋण के बोझ तले दबाना चाहते हैं, जबकि भारत द्वारा वियतनाम के लिए विकासात्मक योजनाएं तैयार करना दोनों देशों के लिए लाभकारी स्थिति पर आधारित है, क्योंकि आपसी सहयोग बढ़ाते हुए और सरकार तथा लोगों के लिए हितकारी योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये था ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का YouTube कार्यक्रम। ESD न्यूज मैगजीन का अगला अंक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।